हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो टॉपिक है मेरा वो पेपर एनालिसिस को लेके है। वैसे तो मैं कई बार टाइम टू टाइम इस बारे में बात कर चुका हूँ और मैं ज्यादातर इसी बात पे जोर देता हूँ कि पेपर की एनालिसिस करो, पेपर की एनालिसिस करो, पेपर की एनालिसिस करो। लेकिन आज फिर से स्पेशली इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि पेपर की एनालिसिस। ये हमारे 10 एपिसोड चल रहे हैं, आज मैं दूसरा एपिसोड पर हूँ। और पहले में मैंने बताया कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, आप क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है तो। दूसरे पेपर में अब आपका क्वेश्चन पेपर तो अटेम्प्ट हो गया, अब हमारे पास ये आता है कि सर अब क्वेश्चन पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर में इम्प्रूव करना है तो अपने को ये जरूर आना चाहिए कि पेपर के अंदर क्या गलती कर रहे हैं, किस तरीके से, है ना। तो उसी बारे में बात करेंगे। तो आगे की तरफ चलते हैं। ये एक स्टूडेंट है, पूछते हैं इसका क्या क्वेश्चन है। हाँ भाई बताओ क्या सवाल है आपका। सर आप पेपर एनालिसिस पर इतना जोर क्यों देते हो, इतना जरूरी क्यों है ये। क्लियर क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्या पूछा है इसने कि सर आप पेपर एनालिसिस पर इतना जोर क्यों देते हो और ये इतना इम्पोर्टेंट आखिर क्यों है। ठीक है, आप लोगों ने भी जब भी आपने उसे पढ़ा होगा तो मैं बार बार ये बात बोलते रहता हूँ कि पेपर की एनालिसिस करो, पेपर की एनालिसिस करो, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। क्लियर, आज स्टेप बाय स्टेप एक एक करके जानेंगे कि आखिर क्यों ये पेपर की एनालिसिस इतनी जरूरी होती है। क्लियर, तो देखो भाई, ठीक है, इसके पहले क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं हम बच्चे का। व्हाई वी नीड टू डू पेपर एनालिसिस। ठीक है, हमें क्या जरूरत है, क्यों हमें पेपर की विश्लेषण यानी कि एनालिसिस की जरूरत है। तो यार इसका सीधा साधा आंसर ये है। आप मुझे ना एक बात बताओ, आप कोई भी काम कर रहे हो, क्लियर, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि इस काम में मेरी वीकनेस क्या है, समझ रहे हो। अगर आपको अपनी वीकनेस नहीं पता होंगी, आमतौर पर अपनी वीकनेस अपनी कमजोरियां जानना किसी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की तरफ हैं और आपका एम कुछ बड़ा है, कुछ बड़ा करने का है, तो आपको अपनी वीकनेस को कभी ना कभी तो दूर करना ही पड़ेगा। तो अगर आप पेपर की एनालिसिस करेंगे तो आपको अपनी वीकनेस पता चलेगी कि आखिर मैं गलतियां कहाँ करता हूँ, कौन सी ऐसी गलतियां जो रिपीटेड है, क्लियर, जो एक के बाद एक बाद मैं हर पिछले 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 1 साल, 1.5 साल से करते हुए आ रहा हूँ कंटिन्यूस। या फिर पिछले, अगर आप ड्रॉपर में हैं तो आपने पिछले 2 साल में जो गलतियां की हैं वो कौन सी हैं। एक्चुअली ज्यादातर बच्चों को ये पता ही नहीं होता है। वो प्रिपरेशन करते जाते हैं, करते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, पेपर देते जाते हैं और पता ही नहीं क्या करता। पेपर देने से ज्यादा जरूरी होता है पेपर की एनालिसिस करना। आपको लग सकता है कि इसमें थोड़ा सा समय जा रहा है, सर मैंने 3 घंटे पेपर दिया, फिर मैं इसकी एनालिसिस करूं बैठ के 40-45 मिनट में मैं तो कुछ पढ़ सकता हूँ। लेकिन बेटा आप पहले समझो तो सही कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, और इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि आपको क्यों ये जरूरी होता है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, यानी कि मैं आपको पेपर की लास्ट में बताने वाला हूँ, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, चलिए, ठीक है, अब हम बात करते हैं। ये तो समझ में आ गया ना आपको कि क्यों हमें जरूरत है। ठीक है ना। अब क्या सवाल है भाई, अब इसका जो दूसरा सवाल है वो क्या है। ओके सर, ये तो समझ आ गया कि पेपर की एनालिसिस क्यों करें, अब ये भी बता दो कि कैसे करें। चलिए, अब कैसे करना है, हाउ टू एनालाइज द पेपर, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर, अगर मैं पेपर को डिवाइड करूं बच्चों, अगर मैं पेपर को ना मोटा मोटा अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करूं तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ योर आंसर शीट। मैं आपकी आंसर शीट के बेस पर इस क्वेश्चन पेपर को ना 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपको फेस करेंगे आप, या तो आपने फेस, अगर आपने देखा होगा तो ये 3 तरीके की मेजर मेजर कैटेगरी है। आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हो तो 3 तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं आफ्टर द पेपर। राइट क्वेश्चन जो आपने सही किए, क्लियर, रॉन्ग क्वेश्चन जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं वो वाले, एंड स्किप्ड क्वेश्चन या नॉन अटेम्प्टेड, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, यानी कि जो आपने अटेम्प्ट किए ही नहीं है, स्किप्ड क्वेश्चन। तो ये 3 तरह की प्रॉब्लम है जो कि आपको देखने को मिलेंगी, राइट क्वेश्चन, रॉन्ग क्वेश्चन और स्किप क्वेश्चन। देखो, अगर आपने ईमानदारी से पेपर किया है, ठीक है, तुक्के वाली बात नहीं चल रही है यहाँ पे कि सर मैं तुक्का लगा के आया था, आपको पता है सर मेरे 5 में से ना 3 तुक्के सही हो गए सर, उनकी एनालिसिस करवाइए सर आप मुझे, उनकी एनालिसिस नहीं होती है। ठीक है, तुक्के की एनालिसिस नहीं है मेरे पास। तो कैसे, वो हो गया, आपकी किस्मत अच्छी थी, वो हो गया, उसे मतलब अच्छा लग मान के आगे बढ़ो और उस क्वेश्चन को फिर सॉल्व भी कर। ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अगर आपने पेपर अटेम्प्ट किया है और आपको आता है या नहीं आता है या क्यों छूट गया है उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहाँ पे राइट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन राइट आपने आज किया है, जो आपको आज आता है उसे आप कल भी कर दोगे, उसे आप परसों भी कर दोगे। क्लियर, जो क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं। फिर आता है रॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि आपने क्वेश्चन किया लेकिन वो गलत हो गया। आपने क्वेश्चन तो किया लेकिन वो गलत हो गया। और फिर आता है कि सर मैंने कुछ क्वेश्चन छूट गए मुझसे या मैंने छोड़ दिए। क्लियर, तो इसका मतलब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये रॉन्ग क्वेश्चन और स्किप क्वेश्चन।
क्योंकि जो सही कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उससे जो भी मार्क्स आ रहे हैं आपके वो आपको मिल ही रहे हैं। अब अपने को उन मार्क्स को भी आगे बढ़ाना है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे इन दो पोर्शन पे जाना पड़ेगा, रॉन्ग क्वेश्चन और स्किप क्वेश्चन। क्लियर, ध्यान से सुनते जाइएगा क्योंकि ये आपको करना है अगर आपको टॉप के आईआईटीज में एडमिशन चाहिए, टॉप वाली ब्रांच। क्लियर, तो अगर बच्चों में बात करूं एनालिसिस ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले हम आपको रॉन्ग क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करनी है। देखो, पहले समझो कि रॉन्ग क्वेश्चन होता क्यों है आगे। क्लियर, पहले आप ये बात समझो। अगर मैं देखो बात करूं यहाँ पे, तो रॉन्ग क्वेश्चन होने के मोटे मोटे दो कारण जो मेरी समझ में आते हैं। एक होता है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक का मतलब क्या होता है, बहुत ही मामूली सी, यानी कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आपने किस तरह की गलती की होगी, मतलब इतनी छोटी सी मिस्टेक। मतलब 3 + 2 = 5 और आपने उसको किया 6। इस तरह की मिस्टेक सिली मिस्टेक में आती है। आपको क्वेश्चन में दिया था डेटा कुछ और, आपने पढ़ कुछ और लिया। क्लियर, सिली मिस्टेक। आपको टिक कोई और क्वेश्चन करना था, मतलब पांचवे का आंसर सही था, आपने छठवे का आंसर सही कर दिया। ये सिली मिस्टेक्स में और भी बहुत सारी चीजें आएंगी, वो सब सिली मिस्टेक है। आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है ना, तो आपको पता तो लग ही जाएगा कि इसमें मैंने क्या गलती किया है जब आप घर पे आके सॉल्व करोगे। तो ये आपका पहला जो कारण है वो सिली मिस्टेक हो गया। दूसरा जो रीजन है बच्चों वो आपका आता है अप्लाइड रॉन्ग कॉन्सेप्ट, यानी कि आपने गलत कॉन्सेप्ट लगा दिया। यानी कि क्वेश्चन में दिया था लोकेशन ऑफ रूट का क्वेश्चन व्हेन के लाइज इन बिटवीन द रूट्स, और आपने लगा दिया कोई और कॉन्सेप्ट। क्लियर, बात आ गई समझ में। लगाना था कुछ और, लगा कुछ और दिया, उससे आंसर आपका गलत हो गया। एक्स स्क्वायर के रूट पर, ठीक है ना, कंडीशन दी होती है तो उसको मॉड एक्स लिखते हैं, आपने लिख दिया एक्स। रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा। समझ पा रहे हो बात को, क्या मैं बोल रहा हूँ। आपको दिया था एक्स स्क्वायर, यानी कि अब ये भी कई बच्चों को नहीं पता होगा, चलो यहीं पे सिखा भी दिया मैंने आपको, ये मॉड एक्स होता है। क्लियर, ये मॉड एक्स है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने तो इसको स्क्वायर और रूट को काट दिया, मैंने एक्स लिख दिया, उससे मेरा आंसर गलत आ गया। क्लियर, तो मैंने क्या किया, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगा दिया। अब इससे जो भी आंसर आ रहा है वो मैच करके आप टिक करके आ जाओगे और आप माइनस का वर्क हो जाएगा। क्लियर, तो रॉन्ग क्वेश्चन करने के मोटे मोटे दो कारण पता चलते हैं मुझे, सिली मिस्टेक और आपका अप्लाइड रॉन्ग कॉन्सेप्ट कि सर गलती हो गई इस तरह की। अब क्या करना है आपको जब आप पेपर की एनालिसिस करो। क्लियर, पेपर मैंने बताया ना वीडियो के लास्ट में कुछ है आपके लिए, ठीक है, वो लास्ट में बताऊंगा। अब क्या किया आपने, सिली मिस्टेक लगा दी। सिली मिस्टेक मतलब 3 to 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 था, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि सर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर मैंने ना 3 + 2 को 6 लिख दिया। 3 + 2 को मैंने 6 लिख दिया क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, ये मेरा किस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया। क्लियर, अगली अब आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 5 पे जब आप एनालिसिस करो तो लिख दो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में ये वाली गलती की है, कैलकुलेशन मिस्टेक। क्लियर, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लिखा है तो लिख दो क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या किया था, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लगाया। आप खुद ही उठा के देखो कि जब आप पेपर देते हो तो ये जो सिली मिस्टेक है या फिर रॉन्ग क्वेश्चन है वो कितने होते हैं आपके। कई कई बच्चे के 6 6 7 7 क्वेश्चन गलत होते हैं, आप समझ क्यों नहीं रहे हो उस बात को। अगर आपने 6 क्वेश्चन गलत किए, 6 क्वेश्चन आपके अगर बच्चों रॉन्ग हो गए, अगर रॉन्ग हो गए तो आपको माइनस के 6 मिले। ठीक है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो और उसका आंसर गलत आ रहा है, मतलब आप थोड़ी सी एनालिसिस करते हैं ना तो उसका आंसर सही भी आ सकता था। मतलब अगर इन 6 को मैंने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव मार्क्स में, ये जो कि करना आसान है मेरे लिए, बस थोड़ा सा मुझे बारीकी से काम करना पड़ेगा। 6 × 4 यानी कि 24 मार्क्स लिए होंगे, प्लस की जो 6 नेगेटिव हुए थे वो भी नहीं मिलेंगे। अभी जो स्कोर आ रहा है उसमें इंक्रीमेंट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो 30 मार्क्स, 30 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो ना यार, मतलब समझ रहे हो ना, 30 मार्क्स इन जेई मेन एग्जाम। ठीक है, या फिर जेई एडवांस, जो भी एग्जाम है, जेई एडवांस में तो 30 मार्क्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। यार जेई मेन जैसे एग्जाम में अगर आपके 30 मार्क्स इंप्रूव हो गए, मतलब कहीं आप 120 130 140 पे अटके हुए थे, अभी आप 170 180 की रेंज पे पहुंच जाओगे। और जो बच्चे 170 180 पे अटके हुए हैं वो बच्चे 200 क्रॉस कर जाएंगे, मतलब टॉप क्लास की रेंज। ठीक है, अंडर 1000 रैंक आपकी आ सकती है। क्लियर, तो ये हो गया आपका, समझ में आई आपको बात, मैंने क्या बोला आपसे। अब देखो, अब हम चलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्या है भाई, मैंने बोला ये तो हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रॉन्ग कॉन्सेप्ट की, तो समझ में आ गई, स्किप्ड क्वेश्चंस या अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन। देखो, अगर कहीं ना कहीं आपको टॉप की रैंक में जाना है, अंडर 100, ठीक है ना, 200, 500, अगर इस सेगमेंट में आना है, 200 वाले में, अंडर 100, 2 डिजिट रैंक पे, क्लियर, या फिर सिंगल डिजिट।
अब आप सोच सकते हो जिस बच्चे के सिंगल डिजिट में रैंक आ रही है, मतलब उसने एक ही क्वेश्चन छोड़ा होगा मुश्किल से, वो भी गलत नहीं किया होगा, उसकी 100% एक्यूरेसी हुई होगी और उसके नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन तक भी काफी कम होंगे। समझ पा रहे हो बात को? मतलब नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन भी कम है, नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन तो मतलब टेंस टू जीरो ही समझ लो आप, ठीक है ना, टेंस टू जीरो समझ लो आप, ठीक है ना। तो इस लेवल की एक्यूरेसी चाहिए आपको अगर आपको सिंगल डिजिट और टू डिजिट रैंक के अंदर आना है, यानी कि 99 रैंक तक अगर आपको आना है। अगर हम एनालिसिस करें अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की बच्चों, तो इसके अंदर भी मैंने दो कारण जो मुझे पता लगे, मोटे मोटे जो दो कारण है, वो ये है कि पहला होता है टाइम मैनेजमेंट। इसको समझो आप, टाइम मैनेजमेंट क्या है, मतलब ये है कि आप पेपर कर रहे थे, अब जैसे पहले चैप्टर में मैंने पहले एपिसोड के अंदर मैंने आपको ये बताया कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो जाके देख लो पहले, उस वीडियो में मैंने क्लियर बताया कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर आप उस स्ट्रेटजी से काम करोगे तो ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला स्लॉट है इसको तो हम यहीं पे खत्म कर देंगे, क्योंकि जितने भी इजी और मॉडरेट क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। घर पे जाके क्या होता है हमारे साथ, अभी जब हम जाते हैं घर पे और देखते हैं कि अरे यार ये वाला क्वेश्चन नहीं कर के आया मैं, ये वाला क्वेश्चन तो मुझे टाइम ही नहीं मिला, पता है सर। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो मेरे पास आके बोलते हैं सर पता है टाइम नहीं मिला, अगर मैं ये क्वेश्चन पढ़ लेता ना सर तो सीधा टिक भी कर सकता था इस क्वेश्चन को। तो इस तरह की समस्या से अगर आपको, इस तरह की समस्या का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जाओ पहले वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखो और इस पे काम करो। अब आप जो भी पेपर दे रहे हो, ठीक है ना, आपने क्वेश्चन छोड़े, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट वाला प्रॉब्लम था? ठीक है, अब टाइम मैनेजमेंट भी हो गया, सर मुझे जो क्वेश्चन आते थे वो तो मैंने कर दिया, लेकिन मेरी स्पीड ही कम है सर, मेरी स्पीड ही कम है। आपकी जो मैथ्स में बीएसनेस है वो तो मैं लगा देता हूँ, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री का क्या करूँ सर, हम तो मुझे सॉल्व करना ही पड़ता है। तो स्पीड बढ़ाओ फिर। अब स्पीड कैसे बढ़ेगी, स्पीड कैसे बढ़ेगी जब आप घर पे प्रैक्टिस करो। क्लियर? अब इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि ठीक है घर पे किस तरीके से पढ़ाई करें। टाइम मैनेजमेंट आ गया एक तो समझ में, कि एक प्रॉब्लम क्या, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि मैं टाइम ही इतना लगा देता हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने में, मेरी स्पीड ही इतनी कम है सर कि मैं धीरे 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 करता हूँ और मेरा टाइम पूरा 3 घंटे निकल जाते हैं। आपने स्ट्रेटेजी बताई, बहुत अच्छी है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी अच्छा है, पेपर की एनालिसिस भी कर रहा हूँ। अब टाइम मैनेजमेंट भी मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा कि कैसे करें पेपर के अंदर टाइम। दूसरी जो प्रॉब्लम है वो स्किप क्वेश्चन की, यानी कि अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन की बच्चों क्या है कि डोंट न्यू द हाउ टू सॉल्व, डोंट न्यू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, मतलब मुझे आता ही नहीं था सर कि मैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, मतलब क्वेश्चन का लेवल ही बहुत डिफिकल्ट था, मुझे पता ही नहीं था कैसे सॉल्व करना है, मुझे नहीं आता था। अच्छी बात है, तो देखो एक तो टाइम मैनेजमेंट है यहाँ से, ये वाला तो हम सीख ही लेंगे। क्लियर? और आप धीरे धीरे आप भी कई हद तक सीख जाओगे अगर आप पेपर की एनालिसिस करोगे तो कहाँ कहाँ सीखिए। एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया कि डोंट नो, ठीक है मुझे पता ही नहीं सर, डोंट नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, मुझे पता ही नहीं था कि मैं कैसे सॉल्व क्वेश्चन सॉल्व कर, ये अच्छी बात। अब ये जो है ना, ये जो पेपर में आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ये जो क्वेश्चन आपसे पेपर में सॉल्व नहीं हुआ बच्चों, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि आपको फाइनल में अगर ऐसा पेपर में क्वेश्चन मिल गया जो आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है, उसको आप आज ही सीख के जा रहे हो, ऐसे क्वेश्चन ही तो चाहिए अपने को। ऐसे क्वेश्चन को देख के खुश हो जाओ, इतना भी खुश मत हो जाना कि सर 30 में से 30 के 30 ही नहीं आए मेरे, 25 में से 25 नहीं आए सर, 5 ही आते थे सर, मैं बहुत खुश हो गया सर, 20 क्वेश्चन मुझे मिल गए सर। ठीक है, एक लेवल पे हो भी सकते हो, लेकिन पूरी साल तक ऐसे चलेगा तो काम नहीं बनेगा। पता चला कि सर पूरी साल तक, सर ने बोला था, विजय सर ने बोला था कि मजा आ गया भाई, ये क्वेश्चन नहीं आता था मुझे, अरे पता है मैं हर बार ही 20 क्वेश्चन मुझे मिलते हैं, पूरे साल हो गई मुझे, पता है मैंने खजाना इकट्ठा कर दिया। ना भाई ऐसा भी नहीं करना है। ठीक है, एक समय के बाद ये जो खजाना है वो धीरे धीरे कम करना है अपने को, मतलब दो या तीन ही क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ही ऐसे होने चाहिए जो कि नहीं आते, एक लास्ट टाइम पे जाते जाते तो। क्लियर? तो पेपर की एनालिसिस, मतलब इसमें जब हम गए कि डोंट नो, तो मैंने क्या किया, पेपर में मुझे क्या है मान लेते हैं 4 क्वेश्चन मिल गए ऐसे, 4 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट मिला के कि जो मुझे नहीं आते, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन मुझे मिल गए। अब मैं घर गया, मैंने ट्राई किया, ठीक है, मैं कहाँ गया, मैं घर पे पहुंच गया, घर पे पहुंचने के बाद अब मैंने इन्हें एज अ होमवर्क ले लिया और मैंने इन्हें घर पे ट्राई किया। ट्राई किया मैंने, एक दो बार ट्राई किया, मुझसे नहीं हुआ, हो सकता है क्वेश्चन गलत हो, ठीक है, एक दो बार ट्राई करो, नहीं होता है तो छोड़ दो। फिर मैंने क्या किया, सर से जाके पूछा कि सर, या फिर मुझे सॉल्यूशन मिल गया तो मैंने सॉल्यूशन में देख लिया, नहीं तो फिर मैंने सर से पूछा। पहले यार खुद से ट्राई जरूर करना पेपर को घर पे, जो आपका गलत हुआ है और जो आपके स्क्रिप्ट है उन्हें ट्राई जरूर करना पहले। तो मैंने सर से पूछा, सर ने मुझे आंसर बता दिया, इन क्वेश्चंस को हाईलाइट कर लेना बच्चों, ये जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना जिन्हें आप नहीं जानते हो, इनको आप एक समय के बाद हाईलाइट कर लेना कि सर ये वो क्वेश्चंस हैं
जो मुझे नहीं आते थे उन्हें मैंने हाईलाइट कर लिया, क्योंकि लास्ट टाइम में मैं इनको जरूर रिवाइज करूँ। ये जितने भी क्वेश्चन है ना, इनको मैं जरूर रिवाइज करने वाला हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो मुझे नहीं आ रहे। क्लियर? आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि इस सेक्शन का क्या करना है। तो दो कारण मुझे यहाँ से पता चल गए हैं स्किप क्वेश्चन, अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के। एक तो टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम है, और एक मुझे सर कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है। अब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है तो उस केस में तो क्या ही कर सकते हैं, मतलब ठीक है। बस ये है कि अगली बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो आ भी जाएगा अपने को। क्लियर? तो उसमें मतलब इतनी बड़ी वो उस अभी ऐसा मत सोचना कि यार मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आया तो मैं तो मतलब अरे सर मैं क्या करूं, मुझे तो नहीं आता। नहीं नहीं, अभी प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन में गलतियां करना, उन्हें आइडेंटिफाई करना, उन्हें रेक्टिफाई करना। ठीक है? आपने गलती की, उसे आइडेंटिफाई किया, फिर उसे रेक्टिफाई किया। ये तीनों चरण पे अगर आप सही तरीके से चलते हो तो आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है? आइडेंटिफिकेशन, ठीक है ना, पहले गलती करो, ताकि आपको पता रहे कि मैं गलती करता हूँ, मेरी ये वीकनेस है। उसके बाद उसे आइडेंटिफाई करो, फिर उसे रेक्टिफाई करो, खत्म बात। क्लियर? तो टाइम मैनेजमेंट और इसके अंदर दूसरी प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं आता था, और इसी बहाने से आप नए नए कॉन्सेप्ट भी सीखते जाओगे। आपका ये मतलब मुझे थ्योरी तो आती है सर, नहीं भाई, अगर आपको थ्योरी आती है तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है? पर ये बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है कि सर मुझे थ्योरी आती है लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। इसके बारे में भी नेक्स्ट, ठीक है, एपिसोड में बात करेंगे। है ओके। अब पेपर एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि पेपर एनालिसिस के बेनिफिट्स क्या क्या है। देखो यार, पहला बेनिफिट तो यही है कि आपको अपनी वीकनेस पता चल गई। ठीक है, जो मैं अभी बात कर रहा था, अगर आपको अपनी वीकनेस पता चल गई और ये वीकनेस आपने दुनिया के सामने उजागर नहीं की है, आपको ही पता है कि क्या है, और आपके मेंटर को पता है या फिर आपके टीचर को पता है कि आपकी क्या क्या कमियां हैं। ठीक है ना? आप या तो अकेले उनको सॉल्व कर सकते हो या फिर अपने टीचर से सॉल्व, और टीचर को अगर आपकी प्रॉब्लम या वीकनेस पता है तो यही फर्क पड़ता है। क्या ही फर्क पड़ता है, वही तो है जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो टीचर से जाके तो कर लो शेयर कि सर ये मेरी वीकनेस है। ठीक है? ओके, ये हो गया। एक तो आपको अपनी वीकनेस पता चल जाएगी। अगर वीकनेस पता चल जाएंगी आपको, तो फिर वो रेक्टिफाई भी हो जाएंगी। अगर वीकनेस पता चल जाएंगी तो फिर वो रेक्टिफाई भी हो जाएंगी। समझ में आ गई बात? तो प्रॉब्लम आ गई, आइडेंटिफिकेशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट क्या है? पेपर की एनालिसिस करोगे तो कहीं ना कहीं जब आपको एक दो पेपर की एनालिसिस करने के बाद पता चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में जल्दी कर सकता हूँ, ये वाला सेक्शन जल्दी कर सकता हूँ पेपर वाली स्ट्रेटजी से, तो आपका थोड़ा सा टाइम भी इम्प्रूव होगा। और जब आपको पता चलेगा इस टाइप के क्वेश्चंस तो मुझसे गलत होते हैं, वो आप पेपर में सबसे लास्ट में जाके करोगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट को भी सुधार लोगे। नई नई कॉन्सेप्ट सीख लोगे, जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता है उसकी एनालिसिस अगले दिन जाके कर लोगे, तो आप नया कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। आपको लगता था कि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब आपने पेपर दिया, पेपर के अंदर क्वेश्चन आया डिफिकल्ट, आपको पता चला ये कॉन्सेप्ट तो मुझे मेरे दिमाग से निकल गया या फिर मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो वो नया कॉन्सेप्ट भी सीख लोगे। तो इसका एक तीसरा बेनिफिट क्या होगा कि आपके कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएंगे। वैसे भी अगर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके क्वेश्चन सॉल्व करने से ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, आपके कॉन्सेप्ट की बात ध्यान रखिएगा। क्लियर है भाई? बेनिफिट, और ये बेनिफिट समझ में आया। अगला बेनिफिट ये है, जब आपको ये पता चलेगा कि मेरे जो क्वेश्चन है, मेरे जो मार्क्स है वो 150 पे स्टक हो गए थे, मेरे पास स्कोप है अब उन्हें 200 तक ले जाने का बड़े आराम से। क्लियर? क्योंकि मैं जो गलती कर रहा हूँ उन्हें सुधारूंगा तो मैं और पॉजिटिव, और ये सबसे आसान तरीका है, ये सबसे आसान तरीका है उस 200 पे जाने का। क्लियर? टारगेट सेट कर लो, छोटे छोटे से टारगेट सेट कर लो कि पहले मैं 150 क्रॉस करूंगा। पेपर तीनों दे, पेपर दो, पेपर दोगे तभी पता चलेगा, पेपर जरूर अटेम्प्ट करना। पेपर दो, टारगेट सेट करो कि सर मेरे इस बार 150 आए, अब मैं थोड़ा और इम्प्रूव करूंगा। हो सकता है कई बार पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो उस हिसाब से परसेंटेज तो निकाल ही लोगे ना। परसेंटेज तो पता ही चल जाएगा कि डिफिकल्ट था तो मैंने इतना इतना कर लिया। तो अगर वही पेपर है, सेम पेपर, और आप 150 पे स्टक हो, तो धीरे धीरे 180 का टारगेट सेट करो, 200 का टारगेट सेट करो, और 200 से आगे जाओ। 200 से आगे जाओ, क्योंकि जब फाइनल एग्जाम दोगे तो उसमें आपको 200 से ज्यादा मार्क्स लेके आने हैं। क्लियर? तो बेनिफिट तो काफी सारे हैं, मैंने बता दिए। तो मैंने जहाँ भी जितने भी जगह पढ़ाया है, जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं जो आईआईटी में हैं, उन सब से मैंने पेपर की एनालिसिस जरूर कराई है। ठीक है? अगर आपने मेरा पुराना कोई एपिसोड देखा है, ठीक है, स्टूडेंट के साथ, तो मैंने उनसे भी पूछा तो वो भी यही बोलते हैं, जब भी आप टॉपर से पूछोगे कि हम पेपर की एनालिसिस जरूर करते थे। तो जिस दिन पेपर है उस दिन इसके लिए समय निकालो। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा, और मुझे लगता है कि आप लोगों ने
इससे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी और आप इन सब चीज़ों को अमल में लेके आएँगे। अब हम बात कर लेते हैं कि सर वो लास्ट वाली बात थी क्या थी, उस पे आ जाते हैं। तो लास्ट वाली जो बात है उस पे बात कर लेते हैं कि लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको क्या बताने वाला था। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने पेपर की एनालिसिस करने के लिए आपके लिए एक ऑलरेडी चीज़ बना दी है। यानी कि पेपर की एनालिसिस आप करोगे, जो सीट है वो मैंने आपको बना दी है। वो सीट कहाँ मिलेगी आपको, इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम जाओ, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम को। उस टेलीग्राम पर मैंने उसको डाल दिया है, अपलोड कर दिया, ठीक है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, ठीक है। मैथ्स बाय गुरजीत से करवा, उस टेलीग्राम पर जाके आपको वो सीट मिल जाएगी। उसकी आप प्रिंट निकलवा लेना, प्रिंट निकलवा के रख लो साथ में, और जब भी वो पेपर की एनालिसिस करो, उस पेपर की एनालिसिस में मैं आपको एक सेकंड मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आने वाली हैं, मतलब किस-किस तरीके से रहेगी वो। तो उस पेपर की एनालिसिस में मैंने 2 जो मेजर पोर्शन होते हैं अपने, उन्हें लिया है। उस मेजर पोर्शन में क्या-क्या होता है आपके पास, लॉन्ग क्वेश्चन और अनअटेम्प्टेड